हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसके अंतर्गत जो तीसरा अध्याय दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का 5वां भाग है। अब तक हमने उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता के अधिकार, समस्याएं, उपभोक्ता सहायता, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता शिक्षा के विषय में। तो अब तक हम यह समझ चुके हैं कि हम सब जो हैं वह एक उपभोक्ता है। किसी भी वस्तु या सामान या सेवा को उपभोग करने वाला व्यक्ति जो होता है वह उपभोक्ता है। हम सब किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता ही हैं और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे दाल, सब्जी, फल, कपड़े, सबके लिए हमें उत्पादनकर्ता के पास जाना होता है, उत्पादनकर्ता पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम खुद हर काम नहीं कर सकते हैं। और अधिकतर लोगों ने उपभोक्ता के रूप में, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कई बार हमें सामना करना पड़ता है कई प्रकार की समस्याओं का। जैसे कि पूरी कीमत चुकाने के बाद भी हमें लगता है कि अच्छी गुणवत्ता वाला सामान हमें नहीं मिल सका है। हम अपनी खरीदारी से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। मात्रा जो बताई गई होती है उससे कम सी लगने लगती है और आकर्षित विज्ञापन देखकर हम कुछ सामान खरीद लेते हैं और जब घर लाते हैं तो उसमें हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, हमें वो सामान अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसे में हमें उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है हम सब पर? तो एक अधिकार है यह जो उपभोक्ता को उत्पाद और सेवाओं को बेचने वाली बड़ी कंपनियों से बचाता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां हैं जो गलत उत्पादों को, नकली वस्तुओं को बाज़ार में बेचती हैं। ऐसी कंपनियों से हमें बचाता है कौन? उपभोक्ता शिक्षा। जब तक हमें यह शिक्षा नहीं मिलेगा कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है निर्माता उपभोक्ता राय, विश्वास और संतुष्टि पर अधिक ध्यान दें। आज के समय में जो भी निर्माता हैं, जो भी सामान को बनाने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उपभोक्ता के संतुष्टि पर, क्योंकि उपभोक्ता जब तक प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। और जो उत्पादनकर्ता होते हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी है, इसलिए वो अपने सामान को बनाते वक्त उपभोक्ता के संतुष्टि का विशेष ध्यान रखते हैं। उपभोक्ता शिक्षा जो है अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के लिए निर्माताओं को जिम्मेदार बनाता है। निर्माताओं को पता है कि जो उपभोक्ता है उसे अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें ही चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु ही खरीदेंगे, तो वह जो है वह अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु ही बनाता है। उत्पादनकर्ता अपनी वस्तु की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने लगता है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, शोषण के खिलाफ संरक्षण, हानिकारक वस्तुओं की खपत पर नियंत्रण, यह सब कब होगा? जब हमें उपभोक्ता शिक्षा मिलेगा। हमें यह समझ जाएगा कि हमें क्या करना है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। उपभोक्ता को सावधान, सतर्क और अच्छी तरह से सूचित करने के लिए उपभोक्ता शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं बुक की तरफ। बुक में दिया गया है उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता
स्वयं अपने अधिकारों को जानता हो, जिससे वह अपने द्वारा व्यय किए जाने वाले धन का सदुपयोग कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि वस्तु खरीदने से पहले ही उसे वस्तु की जानकारी हो, जिससे विक्रेता या उत्पादक उसे धोखा न दे सके। यह जानकारी वह कई माध्यमों से प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? जैसे लेबल द्वारा, विज्ञापन द्वारा, प्रमाणन स्तर द्वारा, पुस्तकें तथा पर्चों के द्वारा। आइए अब इसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है लेबल। पदार्थों के पात्रों पर लिखे हुए, मोहर लगे हुए, छपे हुए अथवा धातु के कटे हुए अक्षरों द्वारा नक्काशित विवरण को लेबल कहा जाता है। लेबल द्वारा ही उपभोक्ता को पता चलता है कि एक बंद पात्र के अंदर जो वस्तु है वह क्या है और कितनी उपयोगी है। हम जो है जब भी सामान खरीदते हैं उसके डब्बों पर या उसके पात्रों पर जो लेबल लिखा हुआ होता है उसे देखकर ही उस सामान को खरीदते हैं। उस लेबल पर क्या होता है? उस वस्तु का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, मात्रा या भार लिखा होता है, मूल्य, प्रयोग अवधि तथा खराब होने की तिथि, इस सब के बारे में लिखा होता है। इसे ही हम लेबल कहते हैं। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अच्छे लेबल के निम्न गुण निर्धारित किए हैं। क्या है वो गुण? आइए देखते हैं। जो एक अच्छा लेबल होगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा? सबसे पहले तो उसमें पदार्थ का नाम होगा, फिर ब्रांड का नाम होगा, उक्त पदार्थ को बनाने में प्रयोग किए गए खाद्य पदार्थों की सूची होगी, पदार्थ का भार या मात्रा भी होगा, पदार्थ का मूल्य भी होगा, प्रयोग किए गए परिरक्षकों, रंगों तथा सुगंधों का नाम भी उस पर होगा, बैच नंबर या कोड नंबर भी होगा, स्तर नियंत्रक संस्थान का नाम, निर्माता का नाम व पता, उस देश का नाम जहां वह निर्मित किया गया है, निर्माण करने की तिथि, प्रयोग अवधि तथा खराब होने की तिथि, प्रयोग करने की विधि, पदार्थ को संग्रह करने की विधि, यह सब जो है एक अच्छे लेबल पर लिखा होगा। अगर आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके लेबल पर ये सारे चीज़ हो तभी आप सामान को खरीदेंगे। यह एक पूर्ण लेबल का परिचय है। इसके बाद आता है प्रमाणन स्तर। क्या है यह प्रमाणन स्तर? प्रमाणन चिन्ह हमें किसी वस्तु के स्तर के विषय में जानकारी देता है। वह वस्तु कैसा है इस विषय में जानकारी देता है। प्रमाणन स्तर उपभोक्ता को इस बात की जानकारी देता है कि जिस वस्तु को वह खरीदने जा रहा है उसका स्तर क्या है, किस स्तर का वह वस्तु है। जो भी पदार्थ उपभोक्ता खरीदे उसका एक नियमित स्तर होता है, अर्थात जब भी उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदता है तो उसका स्तर उसे वैसा ही मिलता है। एक वस्तु के स्तर को नियमित बनाए रखने के लिए भारत में कुछ राष्ट्रीय स्तरों का निर्माण किया गया है। ये राष्ट्रीय स्तर वस्तु के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधारित होते हैं। निर्धारित राष्ट्रीय स्तरों को ध्यान में रखकर बनाई गई वस्तु के पात्र के लेबल के ऊपर यह जानकारी भी होती है कि उस वस्तु को किस संस्था ने प्रमाणित किया है, अर्थात उस वस्तु के स्तर नियंत्रण के कार्य का मानक कौन है। प्रमाणन स्तर जो है वह वस्तुओं के स्तर के बारे में जानकारी देता है। हमें इसकी जानकारी देता है कि आप जो वस्तु खरीद रहे हैं, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसका स्तर क्या है। इसके बाद आता है मानकीकरण। मानकीकरण वह प्रणाली है जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं के स्तर का नियंत्रण किया जाता है।
और स्तर को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाता है। मानकीकरण जो है वह किसी भी वस्तु के स्तर क्वालिटी मापने की प्रक्रिया होती है। इसमें जो वस्तु होती है न्यूनतम गुणों को बनाए रखने वाले स्तर को और उच्चतम गुणों को बनाए रखने वाले स्तर को देखा जाता है। अब आता है कि विश्व भर में मानकीकरण का प्रमुख संस्थान इंटरनेशनल एलिमेंटेरियस कमीशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य तथा कृषि संगठन के संयुक्त संगठन में कार्य करता है। इस कमीशन द्वारा खाद्य पदार्थ उचित दर को दृष्टिगत रखकर बनाए जाते हैं। इसमें कच्चे खाद्य पदार्थ, अर्ध तैयार खाद्य पदार्थ और तैयार खाद्य पदार्थ के लिए मानक अलग अलग उपलब्ध होते हैं तथा इनमें विभिन्न खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, उनके संदूषण, उनमें डाली जाने वाली अन्य चीज़ों, कीटाणुनाशक, औषधियों, लेबल संश्लेषण की विधियों और नमूना लेने के बारे में भी विवरण होता है। मानकीकरण का कार्य वस्तुओं की संरचना, उनके संपूर्ण विश्लेषण तथा सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य 2 संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मानकीकरण का जो चिन्ह होता है वो 2 संस्थाएं मिलकर देती है, जिसमें पहला आता है भारतीय मानक ब्यूरो और दूसरा आता है विपणन निरीक्षण निर्देशालय। मानकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्तरों को 2 भागों में बांटते हैं। क्या है ये 2 भाग? जिसमें पहला आता है न्यूनतम गुणों को बनाए रखने वाले स्तर और दूसरा आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकथाम संबंधी अधिनियम उच्चतम गुणों को बनाए रखने वाला स्तर। यह जो 2 स्तर हैं यह मानकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसमें जो पहला स्तर है न्यूनतम गुणों को बनाए रखने वाला स्तर, उसके अंतर्गत 2 मानक चिन्ह आते हैं। एक होता है FPO, यह जो है फल सब्जियों से बने पदार्थों का स्तर नापता है, और दूसरा जो है वह है PFA। FPO और PFA ये 2 जो हैं वो पहला जो स्तर है न्यूनतम गुणों को बनाए रखने वाला स्तर, इसके अंतर्गत आता है। और जो दूसरा स्तर है खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकथाम संबंधी अधिनियम उच्चतम गुणों को बनाए रखने वाले स्तर, इसमें आता है ISI कारखानों में बने खाद्य पदार्थों एवं उपकरणों के लिए, और दूसरा आता है एग मार्क कृषि संबंधित खाद्य पदार्थों का स्तर। जो दूसरा स्तर है उसमें 2 मानक चिन्ह आते हैं, एक ISI और दूसरा आता है एग मार्क। अब हम इन मानक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या था? FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या है यह FPO? फल सब्जियों से बने पदार्थों का स्तर निर्धारित करने वाली यह संस्था विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अधिकांश खाद्य पदार्थ तैयार करने वालों, बेचने वालों तथा वितरण करने वालों द्वारा गुणवत्ता को नियमित बनाए रखने के लिए बनाई गई है। FPO जो है वो क्यों बनाया गया है? फल सब्जियों से बने पदार्थों का स्तर को नियमित बनाए रखने के लिए। इस संस्था का चिन्ह FPO मार्क कहलाता है। इस प्रमाणन चिन्ह के ऊपर एक नंबर भी लिखा होता है। FPO मार्क निम्न खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है। अब यह जो FPO मार्क है वो किन किन पदार्थों के लिए दिया जाता है? तो FPO मार्क संरक्षित फल, संरक्षित सब्जियों, फलों का रस तथा फलों का गुदा, फलों का पेय जैसे रसिका आदि,
जैम, जेली, सूखे फल व सब्जियां, जमे हुए फल, सब्जियां, फलों के रस व फलों का गुदा, शरबत व कार्बन युक्त पेय जैसे कोला, पेय आदि, सिरका, इन सब के लिए जो है वो FPO मार्क दिया जाता है। FPO प्रमाणन चिन्ह औद्योगिक स्तर पर फल सब्जी के संरक्षण तथा न्यूनतम स्तर को बनाए रखने का ध्यान रखता है। क्या करता है ये FPO प्रमाणन चिन्ह? यह जो है यह औद्योगिक स्तर पर फल सब्जियों के संरक्षण तथा उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने पर ध्यान देता है। अपने किसी खाद्य पदार्थ लेबल पर FPO प्रमाणन चिन्ह लिखने का लाइसेंस खाद्य एवं वितरण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों द्वारा दिया जाता है। अब यह जो FPO का लाइसेंस होता है वह कहाँ से मिलता है? यह मिलता है खाद्य एवं वितरण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों द्वारा तथा इस प्रमाणन चिन्ह की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है। कुछ शर्त भी होते हैं इस प्रमाणन चिन्ह को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्या है वो शर्तें? जिसमें पहला शर्त है कारखाने में स्वच्छ जल एवं रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए जहाँ पर ये सब कुछ बनाए जा रहे हों। दूसरा जो शर्त है वह है कारखाना किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या आवासीय क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तीसरी जो शर्त है वह है कारखाने के आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए तथा कारखाने के आसपास गाय भैंस का तबेला, कूड़ा घर या गंदा नाला नहीं होना चाहिए। इसमें चौथा शर्त है कारखाने में दरवाजे व खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए तथा धूल आदि से बचाव के लिए पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। इसमें पांचवा शर्त है संग्रहित पदार्थ के संग्रहण के लिए उचित वातावरण मिलना चाहिए एवं समय समय पर अधिकारियों द्वारा उनकी जांच करवाते रहना चाहिए। इसमें अगला शर्त है कारखाने में तैयार पदार्थ के संग्रह की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और सातवां शर्त है कारखानों के फर्श, दीवारें इत्यादि सदा साफ होने चाहिए जिससे वहाँ मक्खी मच्छर आदि ना हो। कारखानों में चूहे, कॉकरोच आदि जीव भी नहीं होने चाहिए। यदि हमें FPO मार्क प्राप्त करना हो अपने कारखानों के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? खाद्य एवं वितरण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों से। लेकिन उसके लिए हमें कुछ शर्त हैं जिसे पूरी करनी होती है। तो यह था FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। इसके बाद आता है PFA। क्या है यह PFA? यह 1954 में पारित किया गया था। PFA भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम से संबंधित अधिनियम है। PFA जो है वह भोज्य पदार्थ में मिलावट से संबंधित अधिनियम है और यह 1954 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ को तब मिलावटी माना जाता है जब खाद्य पदार्थ में कोई अवगुण पाया जाता है और मिलावटी पदार्थ को रखने वाले व्यक्ति या फिर बेचने वाले व्यक्ति को 5 माह या 6 वर्ष की सज़ा और 500 से 2000 तक का जुर्माना किया जाता है। और यदि वही व्यक्ति मिलावटी खाद्य पदार्थ को बेचते या रखते हुए दूसरी बार पकड़ा जाता है तो सज़ा का कठोर प्रावधान है। यह था PFA। यह न्यूनतम गुणों को बनाए रखने वाले स्तर में आता है। कौन कौन सा? FPO और PFA। इसके बाद आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने संबंधी अधिनियम और उच्चतम गुणों को बनाए रखने वाले स्तर। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करने संबंधी अधिनियम और उच्चतम गुणों को बनाए रखने वाले स्तर निम्नलिखित हैं। क्या क्या आते हैं?
इसके अंतर्गत ISI चिन्ह, ISI मार्क, एग मार्क, इको मार्क, ऊल मार्क और रेशम मार्क, ये सब जो है वो उच्चतम गुणों को बनाए रखने वाले स्तर में आएगा। क्या है ये ISI मार्क, ISI चिन्ह? ISI चिन्ह क्या है यह ISI चिन्ह? भारतीय मानक ब्यूरो, जो पहले भारतीय मानक संस्थान के नाम से जाना जाता था, निर्माताओं को चिन्ह के प्रयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। BIS मतलब भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन योजना निर्माण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्य करती है। इस योजना के अंतर्गत कच्चा माल खरीदने से लेकर वस्तु के पूर्ण निर्माण तक उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसका मूल कारण बने हुए उत्पाद को BIS नियमों के अंतर्गत ही पूर्ण रूप से बनाया जाना है। इस योजना के अंतर्गत लाइसेंस केवल उन्हीं निर्माताओं को दिए जाते हैं जो योग्य हैं और जो उत्पाद की गुणवत्ता को भारतीय मानकों के अनुसार लगातार बनाए रखने में सफल रहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं निर्माताओं को दिया जाता है जिनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, जो योग्य हैं और जिनकी उत्पाद जो है उत्पाद की गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है। इस प्रमाण चिन्ह की बढ़ती हुई मान्यता और लोकप्रियता के कारण इसके अनुचित उपयोग के उदाहरण भी सामने आए हैं। मानक चिन्हों का अनुचित प्रयोग अवैध व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता को बहुत सचेत रहना चाहिए और मानक चिन्हों की भिन्नता की पहचान भी होनी चाहिए और मानक चिन्हों के दुरुपयोग की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए। आजकल जो है वो ये प्रमाण चिन्ह का अनुचित उपयोग होने लगा है। लोग अपने अवैध व्यापार को चलाने के लिए इसका अनुचित उपयोग करते हैं, इसलिए हमें मानक चिन्हों की पहचान होनी। भारतीय मानक ब्यूरो की 15 विभागीय परिषदें हैं जिनके अंतर्गत मानक प्रमाणन चिन्ह दिए जा सकते हैं, जिसमें आता है रसायन, कृषि तथा खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचारण, सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत तकनीकी, जहाजरानी भार वाहन और पैकेजिंग, पेट्रोलियम, कोयला तथा संबंधित उत्पादन, यांत्रिक इंजीनियरिंग, वस्त्रादि, संरचना तथा धातु, उपभोक्ता उत्पादन तथा चिकित्सा उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। यह आता है भारतीय मानक ब्यूरो की 15 विभागीय परिषदों में। अब यह जो ISI मार्क है वो किन किन खाद्य पदार्थों को मिला है, जिसमें आता है शिशु दुग्ध आहार, पाउडर दूध, कॉफ़ी पाउडर, पीने वाली चॉकलेट, अंडे का पाउडर, आइसक्रीम, बिस्कुट, बेक करने वाली खमीर, अरारोट, वेफर, मैक्रोनी, पनीर, कस्टर्ड पाउडर, रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, जिन, बेसन, साधारण नमक, इन सब पर ISI का चिन्ह होता है। इसके अलावा घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विद्युत उपकरणों की सूची भी है जिस पर ISI का मार्क होता है। उसमें आता है विद्युत इस्त्री, विद्युत पंखे, विद्युत केतली एवं जग, विद्युत चूल्हा, गैस कुकर, प्रेशर कुकर, मिक्सी, स्विच। मानक चिन्ह लगवाने वाले उत्पादकों को अपनी वस्तु के उत्पादन संबंधी व्यय को कम करने में सहायता मिलती है। इस चिन्ह के लगे होने के कारण ग्राहक को कारखाने में बने पदार्थ की गुणवत्ता का आश्वासन होता है। सन 1991 फरवरी माह में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह चिन्ह उन सभी पदार्थों पर लगाया जाता है
जो उचित प्रमाणन के साथ वातावरण अनुकूलित भी हो। यह चिन्ह निम्नलिखित वस्तुओं पर लगाया जाता है, जैसे पेंट, कागज, साबुन, पैकिंग पदार्थ, डिटर्जेंट, बैटरी, वस्त्र, भोज्य पदार्थ आदि। तो यह था ISI मार्क। अब आता है एग मार्क। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना है। इस स्तर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जिसमें पहला है खाद्य पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति, और दूसरा है भारत में कृषि के साधनों, उपभोक्ताओं की पसंद तथा विभिन्न पदार्थों की उपलब्धि। इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। अब एग मार्क द्वारा प्रमाणन चिन्ह प्राप्त कुछ खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसे एग मार्क चिन्ह दिया जाता है? उसमें आता है मक्खन, खाद्य तेल, शहद, आटा, घी, दालें, बेसन, पिसे हुए मसाले आदि। इन संस्थाओं के लाइसेंस के बिना औद्योगिक स्तर पर इन पदार्थों का व्यापार जो है वह सामान्य जनता के लिए नहीं हो सकता है। यदि इन संस्थाओं द्वारा किसी भी पदार्थ पर प्रमाणन चिन्ह बना है तो वह पदार्थ निर्धारित स्तर का होगा। इस संस्थान के निरीक्षक समय समय पर एग मार्क चिन्ह तथा खाद्य पदार्थ का समय समय पर विश्लेषण करते रहते हैं। यदि खाद्य निरीक्षक को कोई खाद्य सामग्री मानक के अनुसार नहीं लगती है तो उस बैच के सामान की बिक्री रुकवा देते हैं। तो यह था एग मार्क। अब आता है हॉल मार्क। हॉलमार्क जो है वह आभूषणों की शुद्धता से संबंधित होता है। यह चिन्ह सुनिश्चित करता है कि आभूषण भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार निर्मित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमाण चिन्ह भी हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? इको मार्क, वूल मार्क और सिल्क मार्क। क्या है ये तीनों? तो इको मार्क जो है वह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह प्रमाणित ची उन वस्तुओं को दिया जाता है जो ISI के मानकीकरण के अनुरूप होते हैं, दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। यह मानकीकरण ची पेपर बैग, जूट बैग, प्लास्टिक, डिटर्जेंट आदि पर दिया जाता है। यह था इको मार्क। इसके बाद आता है वूल मार्क। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण ची है। इस ची के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि ऊन एवं ऊन से बने वस्त्र शुद्ध ऊन से निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त इस पर अन्य सूत यदि प्रयोग किया गया है तो वह भी स्पष्ट रूप से अंकित होता है। तो ये जो वूल मार्क है यह ऊन से बने कपड़ों के लिए होता है। इसके बाद आता है रेशम मार्क। रेशम मार्क जिन उत्पाद पर अंकित होता है उसके द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि वह शुद्ध रेशम से निर्मित है, यानी रेशम से बने वस्त्र के लिए यह मार्क यूज किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा प्रमाणन स्तर के बारे में। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत अभी हमने लेबल और प्रमाणन स्तर को पढ़ लिया है। इसके बाद आता है विज्ञापन। विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता अनेक पदार्थों एवं सेवाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। टेलीविज़न, रेडियो, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन देखकर उपभोक्ता वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। विज्ञापन द्वारा एक ही वस्तु के अनेक किस्मों की जानकारी
हमें मिलती है। यह सब जानकारी होने पर वह अपनी आवश्यकता अनुसार पदार्थ या सेवा ले सकता है। इसलिए एक अच्छा विज्ञापन दर्शक को आकर्षित करता है। अब एक अच्छा विज्ञापन जो होता है, उत्तम विज्ञापन जो होता है, उसका क्या क्या गुण है? तो एक उत्तम विज्ञापन के निम्न गुण होते हैं, जिसमें पहला आता है, विज्ञापन वस्तु का उचित चित्र प्रस्तुत करता हो, दर्शक को धोखा ना देता हो। इसका मतलब हुआ कि विज्ञापन में जो कुछ भी बताया जा रहा हो वह वस्तु के लिए सही हो, वस्तु के बारे में हमें सही जानकारी दी जा रही हो। दूसरा आता है, जिस पदार्थ का विज्ञापन किया गया है उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को विज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया गया हो। उसके बाद आता है, यदि पदार्थ की कोई वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो विज्ञापन में इसका उल्लेख जरूर होना चाहिए। और उसके बाद आता है, विज्ञापन में कोई कैच शब्द या कैच वाक्य होना चाहिए जिससे दर्शक इस पदार्थ को सरलता से याद रख सके। यह सब होता है एक अच्छे विज्ञापन का गुण। इसके बाद जो अगला है वह है पुस्तकें तथा परिचय। पदार्थ या सेवा के उत्पादनकर्ता द्वारा प्रकाशित पुस्तकें तथा पर्चे भी उपभोक्ता को पदार्थ या सेवा संबंधी जानकारी देते हैं। कभी कभी हम पुस्तकों और पर्चों से भी बहुत सारी वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस जानकारी में व्यावसायिक तथ्यों के अतिरिक्त तकनीकी तथ्य भी होते हैं। पुस्तकों तथा पर्चों के माध्यम से उपभोक्ता को पदार्थ या सेवा की विशेषता तथा गारंटी का भी ज्ञान हो जाता है। यह था पुस्तकें तथा पर्चे। तो अभी हमने देखा उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत लेबल के विषय में, प्रमाणन स्तर के विषय में, विज्ञापन के विषय में और पुस्तक तथा पर्चों के विषय में। अब आता है उपभोक्ता शिकायत निवारण संगठन। यदि उपभोक्ता जाने या अनजाने में कोई वस्तु खरीद लेता है जो निर्धारित स्तर से कम है, मिलावटी है, लिखी गई मात्रा से कम है, लिखे गए मूल्य से अधिक है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने जो वस्तु खरीदा है उसका स्तर सही नहीं है, उसका मूल्य सही आपसे नहीं लिया गया है, उसमें लिखी गई मात्रा से वह कम है, तो आप जो है उसका शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अतः उपभोक्ता संरक्षण तथा उनके विवादों के निवारण के लिए अनेक संगठनों की स्थापना की गई है। यह संगठन भारत सरकार द्वारा भी खोले गए हैं तथा इस कार्य में कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं भी कार्य करती है, कुछ निजी संस्थाएं भी कार्यरत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1954 में पारित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। 1986 की धारा 9 में भी उपभोक्ताओं के हितों के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण संगठनों की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अनुसार केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक राज्य आयोग की नियुक्ति कर सकती हैं। ये राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्थापित जिला मंचों की गतिविधियों पर ध्यान देते हुए उनका नियंत्रण करेंगे। यह 1986 की धारा 9 में जो उपभोक्ता के हितों के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण संगठन की स्थापना की गई है उसके अनुसार बताया गया है। उसके अनुसार और बताया गया है कि केंद्रीय सरकार एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर सकती है। यह आयोग सभी राज्य आयोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा और केंद्रीय आयोग राज्य आयोगों के विरुद्ध शिकायतें भी सुनेगा। उपभोक्ता अपनी शिकायत दिल्ली के निम्न पते पर कर सकते हैं।
तो इन पतों पर आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस तरह आज के वीडियो में हमने उपभोक्ता शिक्षा के विषय में पढ़ा। इसके अंतर्गत हमें उत्पादों की जानकारी जिन जिन माध्यमों से मिलती है उनमें लेबल, प्रमाणन स्तर, विज्ञापन, पुस्तक तथा पर्चों, इन सब के बारे में अध्ययन किया। प्रमाणन स्तर के अंतर्गत हमने FPO मार्क, PFA मार्क, ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इको मार्क, ऊल मार्क और रेशम मार्क के विषय में भी पढ़ा। इसके बाद पाठ के आखिरी में एक झलक दिया गया है जिसमें पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया गया है। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें सबसे पहला है, उपभोक्ता निर्माता तथा व्यापारी द्वारा उत्पन्न स्थिति को स्वीकार कर चुका है जो हमारे देश में बाजारों पर आधिपत्य रखते हैं। दूसरा है कोपरा, COPRA। कोपरा का अर्थ होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। कोपरा का दूसरा नाम है जागरूक विक्रेता। अगला पॉइंट है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र अंकित योजना चलाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, उपभोक्ता क्षतिपूर्ति की मात्रा के अनुसार विभिन्न कचहरी स्तरों पर जा सकता है। उपभोक्ता सहायता औजार होते हैं जिन्हें उपभोक्ता न केवल वस्तुओं के चयन में प्रयोग कर सकता है बल्कि स्वयं को संरक्षित भी कर सकता है। अगला है, विज्ञापन जटिल बाजार तंत्र में उपभोक्ता को उसका मार्ग खोजने में सहायता करता है। इसके बाद है, उत्पाद की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए ताकि भोजन या अन्य खाद्य उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। PFA मानक खाद्य मिलावट अधिनियम 1954 में रोकथाम के बाद 1955 में बनाया गया। उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए उचित मार्ग अपनाना चाहिए। अगला है, वह माध्यम जो उपभोक्ता को किसी उत्पाद के सही चयन की जानकारी दे उसे उपभोक्ता सहायता कहते हैं। विभिन्न उपभोक्ता सहायताएं हैं, लेबल, मानक चिन्ह, विज्ञापन, पत्रक। उपभोक्ता को अपना हित तथा सहायता व सुरक्षा देखते हुए अनुचित जानकारी के प्रति सचेत रहना चाहिए तथा उचित जानकारी के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। इसके बाद अगला है, किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ होता है उपभोक्ता के हितों की रक्षा। फिर है मानकीकरण। मानकीकरण वह प्रणाली है जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं के स्तर का नियंत्रण किया जाता है तथा स्तर को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाता है। उसके बाद है उपभोक्ता सहायता साधन। अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का चुनाव करने में जो साधन उपभोक्ता का मार्गदर्शन करते हैं उन्हें उपभोक्ता सहायता साधन कहते हैं। इसके बाद है FPO। इस संस्था का निर्माण फल एवं सब्जियों का स्तर निर्धारित करने के लिए किया गया है। इसके बाद है PFA। यह खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम से संबंधित अधिनियम है। इसके बाद है हॉलमार्क। यह मार्क आभूषणों की शुद्धता से संबंधित होता है। तो इस तरह हमारा यह पाठ उपभोक्ता संरक्षण तथा शिक्षा अब समाप्त होता है।